नमस्कार, उत्तराखंड प्राइम देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कौशल सेठ। रुद्रपुर में चल रहे इस्पात सेंटरों पर पुलिस और प्रशासन की छापेमारी हुई है। इस दौरान शहर के 4 मेट्रोपोलिस मॉल और 2 आवास विकास में संचालित हो रहे इस्पात सेंटरों पर कार्रवाई हुई है। दरअसल कुछ दिनों से सूचना मिल रही थी कि इस्पात सेंटरों की आड़ में गलत काम किए जा रहे हैं। एसडीएम और सीओसीडी के नेतृत्व में यह छापेमारी हुई है। इस दौरान 2 इस्पात सेंटरों का चालान किया गया, जबकि कुछ सेंटरों की रिपोर्ट बनाकर डीएम को भेजी जा रही है। तो रुद्रपुर में इस्पात सेंटरों पर छापा मारा गया है। 2 इस्पात सेंटरों का चालान किया गया है। एक इस्पात सेंटर को बंद करने का आदेश दिया गया है। साथ ही इसकी रिपोर्ट डीएम को भी भेजी गई है। इस्पात सेंटरों की आड़ में गलत काम की सूचना मिल रही थी पुलिस और प्रशासन को। 2 इस्पात सेंटरों का कोर्ट से चालान किया गया है। एक इस्पात सेंटर को बंद करने के आदेश दिए गए हैं। पुलिस और प्रशासन ने यह छापेमारी है, यह छापा मारा है रुद्रपुर में। इस्पात सेंटरों की आड़ में गलत काम की सूचना पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों को मिल रही थी काफी दिनों से, जिसके बाद इस छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया गया। 2 इस्पात सेंटरों का कोर्ट से चालान किया गया है। एक इस्पात सेंटर को बंद करने के आदेश दिए गए और इस पूरे मामले की जांच, इस पूरे मामले की जो रिपोर्ट है वो डीएम को भेजी गई है। शहर में 6 इस्पात सेंटर चल रहे थे, जिसमें 2 इस्पात सेंटरों का कोर्ट से चालान किया गया है। रुद्रपुर में यह छापेमारी हुई है इस्पात सेंटरों पर पुलिस और प्रशासन की। तो आपको बता दें कि उत्तराखंड के अलग अलग जिलों में, पूरे उत्तराखंड में यूं कहें कि इस्पात सेंटरों की आड़ में गलत काम चल रहा था, जिसके बाद लगातार जिला प्रशासन हरकत में था और उसी के तहत यह छापेमारी जारी है। रुद्रपुर में आज छापा मारा गया है। 2 इस्पात सेंटरों का कोर्ट से चालान किया गया है। एक इस्पात सेंटर को बंद करने का आदेश दिया गया है। इस्पात सेंटरों की आड़ में जो गलत काम हो रहे हैं उसकी सूचना पुलिस प्रशासन को मिल रही थी। अलग अलग जिलों में लगातार छापेमारी जारी है। उसी कड़ी में रुद्रपुर में भी छापा मारा है पुलिस और प्रशासन की टीम ने। 2 इस्पात सेंटरों का कोर्ट से चालान किया गया है और एक को बंद करने का आदेश दिया गया है। रुद्रपुर की अगर बात करें तो यहां 6 इस्पात सेंटर संचालित थे। अब इस पूरे मामले की जो रिपोर्ट है वो डीएम को भेजी गई है। विकास हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। विकास, 6 इस्पात सेंटरों पर छापेमारी की गई, 2 का चालान किया गया, 1 को सीज किया गया। अब आगे क्या कुछ कार्रवाई कर रही है पुलिस? कौशल, आपको बताना चाहूंगा कि पुलिस को लंबे समय से सूचना मिल रही थी कि जो रुद्रपुर और उसके आसपास जो क्षेत्र हैं उनमें इस्पात सेंटर संचालित हो रहे हैं और इसके साथ ही इस्पात सेंटर की आड़ में अनैतिक जो काम है उसमें वो भी किया जा रहा है। इसी की सूचना पर मजिस्ट्रेट एसडीएम खुद उस समय जो छापेमारी हुई थी उसमें मौजूद थे। इसके अलावा पुलिस के अधिकारी, सीओ और एसओ मौजूद थे। उन्होंने मेट्रोपोलिस सिटी जो है रुद्रपुर की, उसमें 4 इस्पात सेंटर थे, उनपे छापेमारी की तो उसमें एक भी जो इस्पात सेंटर था वो रजिस्टर्ड नहीं था। उनमें काफी कमियां मिली तो उसमें चालान किया गया है पुलिस के द्वारा। इसके अलावा आवास विकास में 2 इस्पात सेंटर थे, उनपे भी पुलिस ने कार्रवाई की है और उनको जब तक रजिस्ट्रेशन ना कर दें जब तक बंद करने की जो है उनके द्वारा निर्देश पुलिस और एसडीएम द्वारा। बहुत शुक्रिया विकास आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। टिहरी में लेक फेस्टिवल की शुरुआत हो गई है। इस मौके पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत टिहरी पहुंचे। उनके साथ प्रभारी मंत्री धन सिंह रावत भी मौजूद हैं। लेक फेस्टिवल का मकसद टिहरी को विश्व स्तरीय साहसिक पर्यटन के रूप में पहचान दिलाना है। मेला स्थल पर पहाड़ी शैली के घर देखने के लिए बाहरी क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की उम्मीद है। 1210 करोड़ रुपए से टिहरी झील के आसपास के इलाके को विकसित किए जाने की योजना है। इस दौरान होम स्टे, वाटर स्पोर्ट्स के जरिए युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। डोबरा चांठी पुल के पास इको पार्क बनाने की योजना है। तो टिहरी झील महोत्सव शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इसकी शुरुआत की है। मंत्री धन सिंह रावत भी उनके साथ मौजूद रहे। हमारे बाहर से भी यहाँ पर आए, देश विदेश से यहाँ पर आए। उस दृष्टि से यहाँ पर तमाम तरह की वाटर स्पोर्ट्स से संबंधित जो हेली एडवेंचर, तमाम एडवेंचरस स्पोर्ट्स यहाँ पर जोड़े गए ताकि बाहर से लोग यहाँ पर आए। और बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड में होगा ग्लेशियर्स पर शोध। ग्लेशियर मॉनिटरिंग इंस्टीट्यूट बनाने की तैयारी की जा रही है। शासन स्तर पर चल रही है इंस्टीट्यूट बनाने की तैयारी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तराखंड में होगा ग्लेशियर्स पर शोध। इसको लेकर
शासन स्तर पर तैयारी चल रही है। ग्लेशियर मॉनिटरिंग इंस्टीट्यूट बनाने की तैयारी की जा रही है। प्रस्ताव पर शासन स्तर पर सहमति बन गई है। रैणी गांव से ऊपर बनी झील को भी खाली कराने की तैयारी है। तो चमोली में जो हादसा हुआ उसके बाद ग्लेशियर मॉनिटरिंग इंस्टीट्यूट बनाने की तैयारी है। शासन स्तर से इंस्टीट्यूट बनाने की तैयारी चल रही है। प्रस्ताव पर शासन स्तर पर सहमति बन गई है। को लेकर के अभी बैठक है, इसके बाद तय होगा। हो सकता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन हैं उनके एक्सपर्ट की सहायता भी लेनी पड़े। वो हमारा प्रयास होगा कि झील जो है वो खाली कर दिया जाए। एक प्रस्ताव है कि यहाँ पर एक ग्लेशियल मॉनिटरिंग इंस्टीट्यूट स्थापित किया जाए और ग्लेशियर्स की लगातार मॉनिटरिंग हो। वो प्रस्ताव भी बन रहा है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजेंगे। ये नुकसान जो है वो 1500 करोड़ 2000 करोड़ के आसपास है। जोशीमठ में आई आपदा के दौरान 2 बड़े पावर प्रोजेक्ट तबाह हो गए। रैणी गांव के पास ऋषिगंगा पर बना पावर प्रोजेक्ट पूरी तरह तबाह हो गया, तो वहीं विष्णु घाट में एनटीपीसी का पावर प्रोजेक्ट भी बर्बाद हो गया। इसके साथ ही कई पुल तबाह हो गए। 200 से ज्यादा लोगों की जान जाने की आशंका है। इसी बीच मुख्य सचिव ने कहा है कि इस आपदा की वजह से प्रदेश को 1500 से 2000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। इसके साथ ही रैणी गांव से ऊपर बनी झील को खाली कराने पर भी विचार किया जा रहा है। तो चमोली आपदा जख्म दे गई है उत्तराखंड को। 1500 से 2000 करोड़ के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। सैलाब की वजह से कई पुल क्षतिग्रस्त हुए हैं। तपोवन में सुरंग में फंसे लोगों की खोजबीन के लिए सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। राहत बचाव टीमें दिन रात सर्च ऑपरेशन चला रही है, मगर बीतते वक्त के साथ ही अब उन लोगों के बचने की संभावना बेहद ही कम नजर आ रही है जो सुरंग के अंदर फंसे हुए हैं। मगर अभी भी एक उम्मीद बाकी है। उसी उम्मीद के सहारे ये सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो आपदा में लापता लोगों की तलाश जारी है। जो रैनी है वहाँ के मलबे से काफ़ी बॉडीज मिली थी पिछले 3 दिनों में, और वहाँ एक और लोकेशन बताई गई जहाँ और होने की संभावना है, कुछ लोगों के दबे होने की। तो उस तक हमें पहुँच रहे हैं। थोड़ा सा टफ लोकेशन है, वहाँ बोल्डर्स हैं, परंतु हमारी टीम लगी हुई है, उसको भी पूरा 100% प्रयास करेंगे, वहाँ भी ऑपरेशन जारी रखेंगे। अब एक लोकेशन और है जो बैराज है, जिससे जंप करते हुए गिरते हुए लोग दिख रहे हैं। उसके नीचे जो मलबा है वो दलदल है अभी, तो वहाँ से पानी डाइवर्ट कराया है। तो मलबा जब दलदल सूख जाएगा तो फिर वहाँ पे भी काम शुरू कराएंगे। इस आपदा के दौरान कुल 206 लोगों के लापता होने की सूचना है। इनमें से वो मजदूर भी शामिल हैं जो ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट और तपोवन प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। डीजीपी अशोक कुमार का कहना है कि सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। आपदा में लापता लोगों की तलाश जारी है। टोटल 204 थे, उसमें तो सब जगह से हमने पूछ लिया, कोई नया नाम नहीं आ रहा। उनमें से 58 की बॉडीज मिल चुकी हैं, तो 146 रह गए हमारे। तो इन्हीं में से मिलेंगे। अगर हमें जो हमें संभावना है, कुछ तो नदी में चले गए। नदी से जितने हमने कहा हमें मिले हमने निकाल लिए। कई बार नदी का जो है ना मेन फ्लो में कुछ बहुत तेज फ्लो में बह जाते तो वो फिर मुश्किल होता है। फिर भी हमने पूरा नदी का किनारा तपोवन से हरिद्वार तक सर्च करवाया है। जोशीमठ में सेना के जवान लोगों के लिए मसीहा बनकर काम कर रहे हैं। सेना के जवान अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों को रास्ता पार करा रहे हैं। ऐसा ही एक तस्वीर सामने आई है जिसमें सेना के जवान लोगों को अपनी पीठ पर उठाकर नदी पार करा रहे हैं। ऋषिगंगा में आए सैलाब की वजह से मोटर और झूला पुल बह गया है, जिस वजह से अब दर्जनों गाँव के लोग इसी तरह नदी पार करने को मजबूर हैं। मगर हमें तारीफ करनी चाहिए अपने बहादुर जवानों की, जो इस मुश्किल घड़ी में अपना सुख चैन भुलाकर आपदा प्रभावितों की मदद कर रहे हैं। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रदीप टमटा ने जोशीमठ में आई आपदा के बहाने भाजपा पर प्रहार किया है। टमटा ने कहा कि आपदा में मारे गए लोगों के आश्रितों को नौकरी मिलनी चाहिए। क्या कहा टमटा ने, पूरी बातचीत देखिए। उत्तराखंड में आई आपदा को लेकर अभी भी राहत और बचाव कार्य जारी है और कई सारी मृत शरीर जो हैं उनकी अभी तक पता नहीं लगाया जा सका है। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं कांग्रेस से राज्यसभा सांसद प्रदीप टमटा जी। सर, आप खुद वहां पे दौरा करके आए, क्या आपने देखा? अभी तक अगर बात करें तो लगभग 10 दिन होने को आए हैं और अभी तक कई सारी बॉडीज रिकवरी नहीं हुई है अभी तक। देखिए, तमाम तरह की घोषणाओं के बावजूद भी
राज्य सरकार के द्वारा भी, भारत सरकार के द्वारा भी, राज्यसभा में केंद्रीय गृह मंत्री के बयान के बावजूद और प्रधानमंत्री के ये कहने के बावजूद भी कि हम हर तरह से उत्तराखंड सरकार के साथ हैं, हमारी सहानुभूति, हर संभव हम उनको मदद करेंगे। मैं 7वें दिन घटनास्थल पर पहुंचा था और 7वें दिन तक 7 दिन होने के बावजूद उस दिन लगभग 35 लोग जो एनटीपीसी के टनल में फंसे हुए थे, उनकी संभावना न्यूनतम हो जा रही थी। तमाम प्रशासन, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ के लोग अपनी क्षमताओं से लगे हुए थे, लेकिन हाथ बंधे थे क्योंकि उस तरह के उपकरण उनके पास थे नहीं। चमोली में आई आपदा के बाद अब ग्लेशियर्स की मॉनिटरिंग की मांग उठ रही है। रुड़की में राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान के वैज्ञानिकों का कहना है कि ग्लेशियरों के साथ उस जगह की भी स्टडी होनी चाहिए जहां आपदा आई थी। राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान के वैज्ञानिकों के सहयोग से डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने 10 चैप्टर की गाइडलाइन तैयार की है। इसमें स्विट्जरलैंड की स्विस एजेंसी ने भी अहम भूमिका निभाई है। NIH के वैज्ञानिकों का कहना है कि गाइडलाइन के मुताबिक हिमालयी झीलों का रोजाना सैटेलाइट और अन्य तकनीक के माध्यम से मॉनिटरिंग होनी चाहिए। %100% ये हो सकता है कि पानी का पाथ कहीं ना कहीं ब्लॉक हुआ है, जिसके बाद वो पानी एक्सेसिव अमाउंट में फ्लो किया है। ये वार्मिंग चल रही है, अब हम वार्मिंग के फेज में हैं। हम जानते हैं, हम समझते हैं कि जो भी ग्लेशियर्स हैं वो ज़्यादातर रिट्रीट पे हैं, पीछे की ओर जा रहे हैं। तो हर ग्लेशियर का एक रिट्रीट टाइम है और उसमें भी जो साउथ फेसिंग ग्लेशियर्स होते हैं, क्योंकि सोलर रेडिएशन उन पर डायरेक्ट पड़ता है, जिसके कारण उनकी मेल्टिंग फास्ट हो जाती है, उनका रिट्रीट थोड़ा सा फास्टर है। चमोली के मुख्य चिकित्सा अधिकारी GS राणा का कहना है कि डिप्टी CMO की तरफ से मीडिया संस्थान को दिया गया बयान गलत है। दरअसल उन्होंने कहा था कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार टनल के अंदर से जिन लोगों के शव बरामद हुए हैं वो 5 दिनों तक जीवित थे। CMO का कहना है कि ये बात निराधार और भ्रामक है। नैनीताल की भीमताल झील में बने डैम के टूटे गेट चमोली ग्लेशियर से ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। भीमताल के विधायक ने 100 साल पुराने बने विक्टोरिया डैम का निरीक्षण किया। दरअसल भीमताल झील में बने डैम गेट से लगातार पानी का रिसाव हो रहा है। डैम के बीच में एक बड़ा छेद बन गया है जो लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे डैम को खतरा बढ़ गया है। भीमताल विधायक राम सिंह केड़ा ने इस मामले को विधानसभा में उठाया था, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ब्रिटिशकालीन डैम है जिसकी उम्र लगभग 140 हो चुकी है और ये जर्जर, इसकी स्थिति जर्जर हो चुकी है। कई जगह छेद हुए हैं, कई जगह से पानी का स्राव हो रहा है। तो मैंने विधानसभा में भी कई बार डैम की स्थिति के बारे में प्रश्न उठाया है, तो इसलिए मैंने आज डैम का निरीक्षण किया। निश्चित रूप से अगर कल को डैम में कोई खतरा होता है तो पूरी भाबर, तराई, पहाड़ के कई गाँव इसकी चपेट में आ सकते हैं। और इसी बीच देहरादून से एक बड़ी खबर आ रही है। आज टिहरी महोत्सव में शामिल नहीं हुए मंत्री सतपाल महाराज। पर्यटन मंत्री होने के बावजूद मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में सतपाल महाराज शामिल नहीं हुए। सूत्रों की माने तो तपोवन आपदा में हुए जानमाल की नुकसान की वजह से वो इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए। हालांकि नाराजगी की चर्चाएं तेज हैं, लेकिन नजदीकी सूत्रों की माने तो सतपाल महाराज नाराज हैं। इसीलिए टिहरी में जो कार्यक्रम था, टिहरी महोत्सव का जो शुभारंभ था जिसमें मुख्यमंत्री शामिल हुए थे, उसमें सतपाल महाराज शामिल नहीं हुए। बड़ी खबर देहरादून से आपको बता रहे हैं, टिहरी महोत्सव में शामिल नहीं हुए सतपाल महाराज। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ अजित सिंह राठी हमारे साथ जुड़ गए। अजित, टिहरी महोत्सव की शुरुआत हुई, मुख्यमंत्री ने शुभारंभ किया, लेकिन पर्यटन मंत्री होने के नाते सतपाल महाराज को वहां होना चाहिए था, पर वो शामिल नहीं हुए। क्या माना जाए इस बात को? जी देखिए, ये पिछले काफी दिनों से आप देख रहे होंगे कि जो सतपाल महाराज के जो विभाग है, चाहे वो सिंचाई हो या पर्यटन हो, तो जब भी उनके कोई कार्यक्रम होते हैं या तो वो जाते नहीं हैं और या वो ऐसे दिन रखे जाते हैं जिस दिन वो दूर होते हैं। पिछले दिनों भी आपने देखा होगा कि यहाँ एक झील है, सूर्यधार झील, उसका भी एक उद्घाटन होना था। उस दिन वो जोशीमठ में थे और उनके लोगों का कहना था कि हमें हेलीकॉप्टर से बुलाने की बात कही गई थी, लेकिन हमको फिर बुलाया नहीं। इसके अलावा आज भी उस दिन वो सिंचाई विभाग का प्रोग्राम था, आज ये पर्यटन विभाग का है। ये पर्यटन मंत्री भी और सिंचाई मंत्री भी, तो पर्यटन विभाग के प्रोग्राम वो नहीं
है, उनके निकटस्थ जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि वो जो त्रासदी आई है जोशीमठ, तपोवन और रैणी गांव में जो लोग हताहत हुए, जानमाल की जो हानि हुई है, तो वो उनकी वजह से थोड़ा व्यथित है और उन्होंने इस कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लिया। लेकिन दूसरी तरफ चर्चाएं हैं कि वो लगातार जो कि सरकार के साथ उनकी नाराजगी बनी हुई है, अभी खुला तौर पर तो नहीं आई, सतह पर तो नहीं आई, लेकिन पहले जो कार्यक्रम है जिनमें वो शामिल नहीं हुए, वो इस बात की गवाही दे रहे हैं कि कुछ ना कुछ यहाँ पर चल रहा है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया अजीत आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो बड़ी खबर बता रहे हैं, टिहरी महोत्सव की जो शुरुआत की मुख्यमंत्री ने, उसमें पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज शामिल नहीं हुए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कहीं मत जाइए, फौरन वापस लौटते हैं। ब्रेक का स्वागत है आपका। हरिद्वार महाकुंभ के लिए तारीख का ऐलान कर दिया गया है। 1 अप्रैल से कुंभ की शुरुआत हो जाएगी, मगर कोरोना की वजह से कुंभ की अवधि कम रखी गई है। राज्य सरकार की तरफ से जारी की गई SOP के तहत ही कुंभ का आयोजन होगा। इस दौरान कोविड की गाइडलाइंस का पालन करना जरूरी है, मगर कुंभ की कम अवधि को लेकर स्थानीय कारोबारी नाराजगी जता रहे हैं। कोरोना के कारण नहीं लोग आ पा रहे, सरकार के कारण उससे ब्राह्मणों को, व्यापारियों को काफी नुकसान भी हो रहा है। ये सरकार की गलती है, इसमें कुछ सुधार करना चाहिए। हम लोग प्रयास कर रहे हैं। DM साहब से, अध्यक्ष जी की बात भी हुई है, देखते हैं क्या होता है। वो कह रहे हैं कुंभ हम सही करेंगे, आगे बड़ा होना चाहिए। उधम सिंह नगर जिले के सुल्तानपुर पट्टी चौकी क्षेत्र में हो रहे अवैध खनन को लेकर बड़ी कार्रवाई हुई है। SSP ने चौकी इंचार्ज सहित 4 सिपाहियों को लाइन हाजिर कर दिया है। अब सुल्तानपुर पट्टी चौकी की कमान उप निरीक्षक कमाल हसन को सौंपी गई है। SSP ने कहा कि अगर जिले में कोई भी पुलिसकर्मी काम में लापरवाही करता पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। सुल्तानपुर पट्टी की शिकायतें आ रही थी, इसमें जो वहाँ का जो सर्किल अफसर है उसे जांच कराया गया, तो वो जांच कुछ तथ्य सामने आए थे, इसलिए मैंने पूरी चौकी को मैंने लाइन हाजिर कर दिया। इसमें वहाँ का जो चौकी प्रभारी है और कुछ कांस्टेबल्स इसमें इन्वॉल्व हैं। पुलिसकर्मियों को बंदूक इसलिए दी जाती है कि वो अपराधियों को सबक सिखा सकें और समाज में भय मुक्त माहौल हो, मगर हल्द्वानी में तो पुलिसकर्मियों को हथियारों की जानकारी तक नहीं है। SP सिटी कोतवाली का निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मालखाने में रखे हथियारों के बारे में पुलिसकर्मियों से जानना चाहा, मगर पुलिसकर्मी ना तो हथियारों को खोल पाए, ना ही वो सही तरीके से ये बता पाए कि हथियार कैसे चलेंगे। प्रभारी अधिकारी हैं, उनको कहा गया है कि वो नियमित रूप से इनकी साफ़ सफाई करवाएं और वेपन हैंडलिंग करवाएं। उनका जो भी निजी असला है, जैसे कांस्टेबल के लिए SLR हैं और सब इंस्पेक्टर के लिए पिस्टल है, तो कम से कम उस असले में परफेक्ट होने चाहिए, उसमें वो हर चीज़ की जानकारी होनी चाहिए उनको और पारंगत होना चाहिए। कुछ कमियां देखने को मिली हैं, वो कमियां ठीक करने के लिए कहा गया है। देहरादून में यातायात पुलिस कर्मियों की अधिकतर ड्यूटी हरिद्वार महाकुंभ में लगने के बाद शहर में जाम की समस्या से निजात मिल सके, इसके लिए यातायात पुलिस तकनीकी के इस्तेमाल से ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई कर रही है। अब स्मार्ट चालान के जरिए वाहन प्लेट को ट्रेस कर ऑनलाइन आएगा। कुंभ में जो ड्यूटियाँ गई हुई हैं ट्रैफिक की, उससे भी थोड़ा सा एक असर पड़ा है शहर के ट्रैफिक को। स्मार्ट सिटी के काम भी हो रहे हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी का ज़्यादा से ज़्यादा इसमें फ़ायदा उठा पाएँ, उसी क्रम में जो है कई CCTV कैमरे लगवाए गए हैं पूरे सिटी में, और साथ ही साथ उसमें जो क्रेन्स वगैरह हैं उनको भी हम यूज़ कर रहे हैं। और इसी क्रम में जो ITDA का जो कंट्रोल रूम है, जो CCC कंट्रोल रूम है, उसमें भी जो बाकी डिपार्टमेंट हैं उनके साथ में जो ट्रैफिक के जो पुलिसकर्मी हैं उनको भी बिठाया गया है। और वहाँ पे जो एनफोर्समेंट है, वहाँ पे जो ऑटो चालान जनरेट जो होंगे, तो उस सुविधा को भी बहुत तेज़ी से हम लोग शुरू कर रहे हैं। पिथौरागढ़ जिला अस्पताल में मरीजों के साथ उनके साथ आने वाले तीमारदारों को भी चिकित्सा सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। सबसे ज्यादा परेशानी उन लोगों को होती है जो दूर दराज से आते हैं। मरीजों का कहना है कि वो कई बार इसकी शिकायत उच्च अधिकारियों से भी कर चुके हैं, लेकिन आज तक कोई समाधान नहीं निकला। उत्तरकाशी के डुंडा गांव में 4 दिन तक चले लोसर पर्व का समापन हो गया। इस दौरान रिंगाली देवी मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की गई, तो वहीं पारंपरिक परिधानों में सजी धजी महिलाओं ने नृत्य किया। बौद्ध पंचांग के मुताबिक नए साल के स्वागत में जाट भोटिया समुदाय लोसर पर्व मनाता है। पहले दिन चिड़ के छिलकों से बनी मशालें जलाकर समुदाय के लोगों ने दीपावली मनाई। अगले दिन लोगों ने आटे की अनूठी होली खेलकर सुख समृद्धि की कामना की, जबकि इसके आखिरी दिन लोगों ने अपने घरों पर लगे पुराने झंडे उतारकर मंत्र लिखे नए झंडे चढ़ाए।
तो फिलहाल उत्तराखंड प्राइम में इतना ही, लेकिन एबीपी गंगा पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।